हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न एसएसटी एनसीईआरटी इन हिंदी। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये जो पेज है ज्योग्राफी चैप्टर 1 का की हम रीडिंग कर रहे थे और इस पेज पर लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था और मैंने कहा था कि आप इस पेज को ध्यान से देखें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पेज है ये। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पेज है और आई थिंक आपने इनको देखा होगा ध्यान से, इन पॉइंट्स को भी नोट किया होगा। जैसे बुध जो ग्रह है हमारा उसके बारे में दिया गया है, शुक्र के बारे में बताया गया है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, और यहाँ हमें बताया गया है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह ग्रह दो प्रकार के हैं, आंतरिक और बाह्य। देखिए, तो आंतरिक जो ग्रह हैं वो कैसे हैं, सूर्य के बहुत ही नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हुए हैं। और जबकि बाह्य ग्रह एक्सटर्नल प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे हैं, आकार में बहुत ही बड़े हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। आपको यहाँ एक ये सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है, इस पर लिखा हुआ है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये जो पट्टी है ये हमारे आंतरिक और बाह्य ग्रहों को अलग करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन किन ग्रहों के बीच में है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ मंगल है और दूसरी तरफ बृहस्पति है। तो किन किन ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। आइए अब रीडिंग करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज से आप देख रहे हैं मेरे सामने ये जो कॉलम, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ये जो कॉलम हैं, कलरफुल कॉलम्स जो हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनमें होते हैं और आपको इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि पहले में दिया गया है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य देवता को पौराणिक कहानियों में और किस नाम से पुकारा गया, तो किस नाम से, सोल नाम से। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। ये हमारे लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि जैसे हम सौर शब्द को यूज़ करके कुछ भी और शब्द बना सकते हैं। ठीक है, और आगे फिर ये दिया गया है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। हम वैसे भी, जैसे हम अंग्रेज़ी के शब्द हैं, आजकल हम हिंदी में स्कूल है जैसे, तो हम स्कूल को हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं जबकि वो क्या है, अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो उसी तरह से यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। क्या, जियोग्राफी। जियोग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। यानी कि जियोग्राफी पृथ्वी के बारे में लिखना, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। ठीक है, आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। अब जैसे ये जियोग्राफी बन गया, ठीक है, अब जियो को यूज़ करके और भी शब्द बन रहे हैं, जियोलॉजी। जियोलॉजी, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, पढ़ना, तो जियोलॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अध्ययन। और जियोमेट्री, मेट्री का अर्थ होता है, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है, तो मेट्री का अर्थ होता है मापना। तो जियोमेट्री का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी का मापन। और जियोआइड यानी कि जियोआइड, इसका मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत ही ध्यान रखनी है। एक चीज़ और दी गई है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आर्यभट्ट क्या थे। नीचे आपको दे दिया जाएगा कि वो चिकित्सक थे या वो खगोल शास्त्री थे या वो पर्यावरणविद थे, कुछ भी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखनी है कि आर्यभट्ट क्या थे, खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो आइए अब हम चैप्टर रीडिंग करना शुरू करते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है।
ध्यान रखना, चंद्रमा क्या है? उपग्रह। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो ग्रह और उपग्रह में क्या फ़र्क है? ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो ग्रहों के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं? उपग्रह। ठीक है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है। और ये कि पृथ्वी के 7 और कितने ग्रह हैं? तो हमारी पृथ्वी को मिला करके सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है। तो सौरमंडल क्या है? सूर्य का परिवार है। और जैसे हमारे परिवार में बच्चे बूढ़े सभी मिला करके हमारा परिवार बनता है, उसी तरह सौरमंडल किस किस से बना हुआ है? सौरमंडल में सूर्य भी है, उसके 8 ग्रह भी हैं, उन ग्रहों के उपग्रह भी शामिल हैं और कुछ दूसरे और खगोलीय पिंड भी, जैसे क्षुद्र ग्रह। मैंने आपको पिछले पेज पर मैंने आपको बताया था कि क्षुद्र ग्रह पट्टी है जिसमें ग्रहों के कुछ टूटे हुए टुकड़े होते हैं। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जैसे हमारे ग्रह सूर्य की ओर चक्कर काटते हैं, उस चारों चक्कर काटते हैं, उसी प्रकार ये क्षुद्र ग्रह भी एक निश्चित कक्षा अपनी बना लेते हैं और उसमें ही ये घूमते रहते हैं। ठीक है। तो ये क्षुद्र ग्रह भी हमारे सौरमंडल का हिस्सा है और उल्का पिंड भी हमारे सौरमंडल का हिस्सा है और इनका मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है। आगे चलते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये बहुत ही याद रखने की चीज़ें हैं। इनको आपको बार बार पढ़ना है ताकि इन चीज़ों को आप भूलें नहीं। क्या कि ऐसा कौन सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है? ठीक है। कि सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का इकलौता स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य। ठीक है। और सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। और सूर्य, ये चीज़ें आप ध्यान रखना है कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है। ये हमारे ग्रह हैं। इनको सीरियल वाइज यहाँ दिया गया है और सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार देखो यहाँ एक ट्रिक दे दी गई है। हम सोचते हैं कि ट्रिक बनाए, हम खुद से अपनी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और आप देखिए बहुत आसानी से आपको एक सीरीज़ में ये जो ग्रहों के नाम है वो याद हो जाएंगे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यहाँ एम कैपिटल, एम फॉर मार्स, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ और एम से मर्क्यूरी, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। इसको आप 4-5 बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या है? सर्कुलर। जब हम गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, एक बहुत ही लंबा रास्ता जो कि सर्कुलर है, ये कक्षा कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि बुध को सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के ही समान है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र। और पूछेंगे कि क्यों इसको जुड़वां कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। इसका आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है। ठीक है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में
ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो इनको क्या बना दिया गया है, अब बोने ग्रह बना दिया गया है। 2006 से पहले प्लूटो को भी हम ग्रहों में इसकी गिनती होती थी और हमारे कुल ग्रह 9 माने जाते थे, लेकिन 2006 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है, क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया है। उसको कहाँ रखा गया है, बोने ग्रहों में रखा गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बोने ग्रहों की श्रेणी में आता है। ऊपर से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो या बुध। तो उनमें से आपको ये पहचानना है कि कौन सा ग्रह बोना ग्रह है, तो कौन सा प्लूटो। ठीक है, अब हम देखते हैं पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा गया है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने का अर्थ क्या है कि ऐसी शेप आ जाना, जैसे हम ऑरेंज या एप्पल देखते हैं ना, ठीक है, तो ऊपर से थोड़े से ये चपटे होते हैं और यहाँ साइड से थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं, और इसी शेप के कारण पृथ्वी को क्या बोला गया है, भू आब। इसकी शेप को भू आब कहा गया है। ठीक है, भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या जीवन कहाँ संभव है, सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। पृथ्वी क्यों और क्यों संभव है, क्योंकि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक कैसे, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। हमारा प्रश्न भी आएगा कि पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो और किसी ग्रह पर नहीं पाई जाती। ठीक है, जीवन और किसी ग्रह पर संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि अभी खोजबीन चल रही है, लेकिन अभी तक केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ठीक है, आगे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि अब नीले रंग की क्यों दिखाई पड़ती है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, और पानी से ढकी होने के कारण ही अंतरिक्ष से जब इसको देखा जाता है तो ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आगे चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, अब फिर से आ गया है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो पृथ्वी के डायमीटर का कितना है, ये सिर्फ 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए, अब देखेंगे कि इतना बड़ा क्यों दिखता है, जबकि सूरज बहुत बड़ा है, सूरज भी इतना ही दिखता है और चंद्रमा भी इतना ही दिखता है। क्यों इतना बड़ा, इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी, कि जो चीज़ हमसे जितनी ज़्यादा दूर होती चली जाती है उसका आकार हमें उतना ही छोटा दिखाई देता है, और जो हमसे जितना नज़दीक होती है वो हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो चंद्रमा हमें क्यों बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि और जो दूसरे ग्रह हैं उनकी अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। हमने लास्ट पेज पर पढ़ा था कि सूर्य कितनी दूर है और चंद्रमा कितनी दूर है। अब हम देखते हैं कि कुछ उपग्रह जो हैं वो प्राकृतिक हैं, जो पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन कुछ उपग्रह क्या हैं जो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। जैसा कि आपको यहाँ ये 3 पिक्चर दिखाई गई हैं, इसमें ये मानव निर्मित उपग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ रॉकेट का प्रक्षेपण, यहाँ से हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, फिर वो जाता है बाहर, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। ठीक है, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, ये जो रॉकेट है ये किसी उपग्रह को, किसी सैटेलाइट को लेकर के चला है, और फिर
ये हमें यहाँ एक उपग्रह दिखाया गया है जो अपनी कक्षा में प्रवेश करेगा, यानी यहाँ ये सेट हो जाएगा और यहीं से हम पिक्चर वगैरह देखते हैं। जैसे कि सैटेलाइट भेजते हैं आजकल एड्यू वगैरह, ये शिक्षा के लिए या फिर हम रेडियो या टेलीविज़न के लिए, इन सब के लिए हमने मानव निर्मित उपग्रह जो है वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं। ठीक है, अब आगे फिर से देखिए, यहाँ जो वही कलरफुल कॉलम दिए गए हैं, आपको इनको ज़रूर पढ़ना, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और आगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाला, कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और कब पहुंचा? 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, अब ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय भी चंद्रमा पर गया है। ये मैं नहीं बताऊंगी, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा आगे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये उपग्रह के बारे में आपको अलग से बता दिया गया है कि उपग्रह क्या होते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उन ग्रहों के चारों ओर भी जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमने यहाँ देखा कि मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? यह एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ, प्राकृतिक नहीं है, पहले से बना हुआ नहीं है। ये मनुष्य ने अपने सुविधा के हिसाब से, ठीक है, अपनी तकनीकी का यूज़ करके इनको बनाया है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में प्रस्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, बहुत से उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं भारत के। क्या है? इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। ठीक है, एडुसेट जो है वो बहुत ही स्कूल में जो है आजकल बहुत ही यूज़ किया जाता है। एडुसेट को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ओके, आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है 27 दिन में, और अपने भी चारों ओर वो घूमता है। अपना भी एक चक्कर अपनी जगह स्थिर होकर के, जैसे हम घूमते हैं ना, एक जगह अगर खड़े होकर के हम अपने आप ही घूम रहे हैं, तो वो चक्कर भी वो 27 दिन में पूरा करता है, और पृथ्वी के चारों ओर भी वो एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु, जैसा हमने पहले पढ़ा था। एकमात्र अभी तक जो जानकारी में है वो केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर हवा, पानी और जीवन के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो मौजूद हैं। और चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। हम रात में देखते हैं चांद हमें बिल्कुल सफ़ेद नहीं दिखाई देता है, हमें उस पर पैचेस, धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये धब्बे क्या हैं? ये कहीं पर्वत हैं और कहीं गड्ढे हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। वही बात है कि जब चांद पूरा होता है, पूर्णिमा वाली चांद को आप भी जा कर के देखना, चांद कभी भी पूरा सफ़ेद नहीं होता, हमें उस पर धब्बे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, और ये हैं गड्ढे और पर्वत। ठीक है, अब आते हैं क्षुद्र ग्रह पर। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे तारे हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे हमने ग्रहों के बारे में, सौरमंडल का जो चित्र था हमने उसमें देखा था, तो बीच वाली जो पट्टी थी, क्षुद्र ग्रह पट्टी, वहाँ ये क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। कक्षाओं में यानी कि मंगल और बृहस्पति, और इन दोनों के बीच में
ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, बहुत कई सैकड़ों लाखों साल पहले कुछ ग्रहों का क्या बनते हैं और टूटते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है बहुत ही लंबा होता है। तो कभी कोई ग्रह टूटे होंगे और उन ग्रहों के टुकड़े, ठीक है, उन ग्रहों के टुकड़े मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में आए और वो इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो एक पट्टी में जो है उन्होंने घूमना शुरू कर दिया और जिनको हमने क्षुद्र ग्रह पट्टी नाम दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। अभी कुछ समय पहले भी ये कयास लगाए गए थे, न्यूज़ में भी आया था कि कोई उल्कापिंड जो है वो पृथ्वी से टकराने वाला है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं या पत्थरों के टुकड़े होते हैं उनको उल्कापिंड कहते हैं। और ये जो उल्कापिंड है ये कई बार इतने नज़दीक आ जाते हैं पृथ्वी के कि ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी से टकराएंगे और पृथ्वी से टकराए भी हैं। ठीक है, और इनके टकराने के कारण झीलों का निर्माण होता है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जब जब आसमान साफ होता है तो आप देखना, हमें आकाश में एक धुंधली सी चौड़ी सफ़ेद पट्टी दिखाई देगी। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। तो ये ऐसा नहीं होता कि कोई गैस है या कुछ और कुछ चीज़ है। ठीक है, ये पट्टी क्या है? ये है आकाश गंगा मिल्की वे, और इसमें लाखों लाखों तारे हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन भारत में पुरानी जो पुस्तकें हैं उनमें इनके बारे में चर्चा भी की गई है। तो इसको क्या बोला गया था कि ये एक नदी है। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा और इसलिए इसको आकाश गंगा कह दिया गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसमें करोड़ों तारे हैं, बादल हैं और गैसें हैं। और हमारा जो सौरमंडल है वो भी इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। और हमारे जैसे बहुत से सौरमंडल हैं। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत सी लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड बनाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपको ये एक पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में देखिए आप अपना संबंध ब्रह्मांड से कैसे जान सकते हैं। यहाँ हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर हैं। और पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का भाग है। हमारा सौरमंडल किसका भाग है? आकाश गंगा का भाग है। और ऐसी कितनी ही आकाश गंगाएं किसका भाग है? ब्रह्मांड का भाग है। तो इस प्रकार से हम अपना संबंध देख सकते हैं कि ब्रह्मांड और हमारे बीच में क्या संबंध है। तो हम भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम इसके सभी अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो एक्सरसाइज करने के लिए, इसके प्रश्न उत्तर करने के लिए आप पार्ट 3 देखिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइए कि कहाँ क्या कमी है, ताकि मैं और भी कुछ अच्छा आपके लिए कर पाऊँ। थैंक यू।